अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में थर्मोडायनामिक्स इस चैप्टर के बहुत सारे अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है। पहला टॉपिक जिसके बारे में आज हम शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर की वो है अंदरूनी तवानाई। इंटरनल एनर्जी के अंदरूनी तवानाई जो है वो क्या होती है और हम इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो ज़ाब्ता है वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अंदरूनी तवानाई जैसा कि इसका नाम है इंटरनल एनर्जी। इसे एक चीज़ समझ में आती है कि इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदरूनी हालत से है। और अंदरूनी हालत का मतलब ज़ाहिर है कि कोई भी सिस्टम जो है वो जौहरों से या सालमा से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर अंदरूनी तवानाई का ताल्लुक उन सालमात के साथ होता है। ओके, डेफिनेशन किस तरह से हम इसको याद रखेंगे तो देखिए, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। किसी भी हरकियाती निज़ाम में सालमात की बेतरतीब हरकत की वजह से जो तवानाई पैदा हो जाती है उसे अंदरूनी तवानाई कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो डेफिनेशन यहाँ जो यूज़ की गई है कि किसी भी हरकियाती निज़ाम में सालमात की बेतरतीब हरकत, आप लोग देखिए आपको पता है कि जो गैस के जो सालमात होते हैं वो बेतरतीब हरकत करते रहते हैं, मतलब वो रैंडम मोशन में होते हैं। और ये हरकत वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें एक दूसरे के लिए कोई कशिश नहीं होती है आपस में। तो वो जब बेतरतीब जब वो हरकत करेंगे, रैंडम मोशन जब वो करेंगे, तो उस हरकत की वजह से जो उनमें तवानाई बिल हरकत पैदा होगी, वो तवानाई बिल हरकत दरअसल अंदरूनी तवानाई के रूप में उसमें पाई जाती है। ओके, जाहिर सी बात है, बेतरतीब हरकत का ताल्लुक जो है दर्जा हरारत से है। यानी अगर मान लो किसी गैस का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि उस सालमात की जो बेतरतीब हरकत है वो बढ़ेगी। और अगर वो हरकत बढ़ेगी तो तवानाई बढ़ेगी, यानी अंदरूनी तवानाई जो है उसका सीधा सीधा जो ताल्लुक है तो वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर के साथ में है, या डायरेक्टली वो तवानाई ये जो तवानाई है अंदरूनी तवानाई इसका ताल्लुक टेम्परेचर से है। तो अगर मैं अंदरूनी तवानाई को यू से अगर रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी उसकी अलामत जो है वो यू है, तो यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, ये एक रिलेशन आप याद रखिए, इसका ताल्लुक जो है वो टेम्परेचर के साथ में है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यू बढ़ेगा, मतलब अंदरूनी तवानाई बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर कम होगा तो अंदरूनी तवानाई कम होगी। ओके, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस चैप्टर के अंदर लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़े थे। तवानाई की मसावी तकसीम का कानून, उसका ये कहना था कि किसी भी गैस के लिए हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो तवानाई है वो बिल्कुल इक्वल होती है, यानी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिलने वाली तवानाई इक्वल होगी। और वो तवानाई की जो मिकदार है वो ये इतनी होती है हाफ के बी टी। ओके, यहाँ पर याद याद रखिए, ये जो चीज़ आप देख रहे हो हाफ के बी टी, ये वो एनर्जी है जो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिलेगी। तो किसी भी गैस के लिए, स्पेशली गैस की बात हो रही है, किसी भी गैस के लिए जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे तो हर एक डिग्री को हाफ के बी टी इतनी तवानाई जो है वो मिलने वाली है मसावी तौर पर। अब यहाँ इसमें ये जो के बी है, तो इस के बी का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, बोल्ट्जमैन जो है उनका मुस्तकिल है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बाजू में जो टी है तो ये उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी मुतलक दर्जा हरारत है। मुतलक दर्जा हरारत का मतलब होता है वो दर्जा हरारत जो डिग्री केल्विन में रिप्रेजेंट किया गया हो। ओके, डिग्री सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर है वो आम दर्जा हरारत होता है, लेकिन जब आप किसी टेम्परेचर को डिग्री केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मुतलक दर्जा हरारत या एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर ये हो गया लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन का एक जस्ट रिमाइंड किए उसको। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है कि गैस जो है उसको हमने तीन अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किए थे। एक पर्टिकुलर गैस ऐसी थी जिसको हमने बोला था मोनो एटॉमिक गैस, एक थी डायटॉमिक गैस और एक थी पॉली एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस जिसे उर्दू में कहते हैं यक जौहरी गैस। यक जौहरी गैस मतलब ऐसी गैस जिसके सालमे के अंदर सिर्फ एक ही जौहर होता है। ओके, तो याद रखिए मोनो एटॉमिक गैस के लिए
डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो उसकी वैल्यू 3 है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। ये इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस चैप्टर में जो है मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर हमने कोई मोनो एटॉमिक गैस लिए तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो एक साल में की जो एनर्जी होती है यानी ई सफिक्स के, उसकी वैल्यू होती है ये इतनी 3/2 kBt। ये 3/2 कहाँ से आया, तो इसका अंदर याद रखना कि ये 3 जो है ये एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि हाफ kBt जो है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन के मुताबिक हाफ kBt एनर्जी मिलेगी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को, और मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। तो हम हाफ kBt को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो फार्मूला हमको मिलेगा वो फार्मूला ये वाला मिलेगा, यानी एक साल में की जो एनर्जी है वो कितनी रहेगी 3/2 kBt। यहाँ पर 3 जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है। अब इसमें एक काम करो कि ये जो kb है इसको हटाओ। आपको याद है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है kb के सफिक्स बी, इसको हमने r/n की जगह पर लिया था। r यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी गैस कांस्टेंट जो गैस का जो मुस्तकिल होता है वो r है, और नीचे जो n है या उसको हमने n सफिक्स a लिया था, एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो r/n जो है इसको हमने kb लिया था। बहरहाल वापस आओ, यहाँ पर हम kb की वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा E k = 3/2। kb की जगह पर हमने r/na ले लिया इंटू टी। r गैस कांस्टेंट है और na एवोगैड्रो नंबर है। अब na को इधर भेज दो। जब आप na को बाजू में भेजेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा E k × na = 3/2 RT। अब आप देखो इस इक्वेशन में E k का मतलब है एक साल में की एनर्जी, और na है एवोगैड्रो नंबर मतलब सालमों की तादाद। एक मोल के अंदर, एक मोल में कितने सालमात होंगे वो na है। अगर ये ई के जो है अगर एक साल में की एनर्जी है और ये सालमों की टोटल तादाद है, तो फिर ये जो टोटल जो नंबर बनेगा ई के × na, ये बन जाएगा तमाम सालमात की, यानी एक मोल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सालमात हैं उन सब की टोटल एनर्जी। और एक मोल में तमाम सालमात की जो एनर्जी होती है वो होती है अंदरूनी तवानाई मतलब U। तो एक्चुअली ई के × na जो है वो ये अंदरूनी तवानाई होना चाहिए, ये U होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर U ले सकते हैं और इस तरह से हमको U का फॉर्मूला मिलेगा U = 3/2 RT। ओके, ये हो गया, मतलब ये एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया अंदरूनी तवानाई का मोनो एटॉमिक गैस के लिए। यह आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए अंदरूनी तवानाई का ज़ाब्ता अख़ज़ कीजिए या डायरेक्ट लिखिए, तो आपको ये आना चाहिए। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब अगली जो गैस हमको मालूम है वो होती है डायटॉमिक गैस, दो जौहरी गैस। डायटॉमिक गैस का मतलब होता है ऐसी गैस जिसके एक साल में के अंदर 2 जौहर पाए जाते हैं। अब 2 जौहर पाए जाते हैं, इसमें इन्हें डायटॉमिक गैस जो होती है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 5 होती है। ओके, आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमने देखा था वो 3 + 2 यानी 5 थी। 3 जो है वो ट्रांसलेशनल थे, इन्हें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये जो 2 जो है ये रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थे। ओके, तो जब आप यहाँ पे डायटॉमिक गैस लेंगे तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लेना पड़ेगा। तो अब उसके एक साल में की जो एनर्जी है वो आ जाएगी 5/2 kBt। यहाँ पर 5/2 क्यों आया, तो 1/2 kBt जो है वो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, इसलिए 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 kBt एक साल में की एनर्जी आ जाएगी। याद रखो यहाँ पर ये जो 5 है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी kb को हटा दो, उसकी जगह पे r/na ले लो, फिर na को इधर शिफ्ट कर दो। जब na को आप शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा E k × na = 5/2 R × T। अब यहाँ आप जैसा देख रहे हो E k × na ये हो जाएगी अंदरूनी तवानाई, तो इसकी जगह पर U ले सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा U = 5/2 RT। याद रखो ये जो 5/2 RT जो है ये अंदरूनी तवानाई है उस गैस की जो कि 2 जौहरी हो, मतलब डायटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3/2 RT था और डायटॉमिक गैस के लिए 5/2 RT है। ओके, अब ये हो गया यहाँ पर 2 जौहरी गैस के लिए।
इसके बाद यहाँ हम एक नई चीज़ देखेंगे सॉलिड जिस्म के लिए। अब यहाँ याद रखो, दुनिया में कोई भी सॉलिड जिस्म अगर आप लेते हैं, कैसा भी जिस्म लो जो, लेकिन वो अगर वो सॉलिड जिस्म है, तो सॉलिड जिस्म के अंदर ये माना जाता है कि उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होते हैं। ओके, ये आप याद रखिए, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 6 होते हैं, मतलब 6 से ज़्यादा नहीं होते। ये मैक्सिमम नंबर है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 6 फॉर ए सॉलिड बॉडी। ओके, कोई भी सॉलिड जिस्म अगर लिया आपने तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होंगे। अब इस चीज़ को ध्यान में रखकर, अगर आपने सॉलिड के 1 साल में के लिए अगर आप तवानाई बनाते हैं, तवानाई बिल हरकत बनाएंगे, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा 6/2 kBT। ओके, यहाँ पे 6 जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब आप KB को हटा लो तो वो हो जाएगा R/Na। ओके, फिर Na को शिफ्ट करो उधर, तो ये हो जाएगा E k × 6/2 RT। और अब आपको मालूम है E k × Na जो है ये U हो जाएगा, तो उसकी जगह पर आप U ले लेंगे। और इस तरह से यहाँ एक और चीज़ कर सकते हैं, इस 2 से इस 6 को कट कर सकते हैं, क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला जो मिलेगा वो आएगा U = 3RT। याद रखो, ये U = 3RT जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको मिला सॉलिड जिस्म के लिए। अब ये सॉलिड जिस्म के लिए जो U = 3RT ये जो मिला है, तो ये आप किसी भी सॉलिड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बर्फ़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है बर्फ़ जो है वो पानी की सॉलिड स्टेट है, बराबर है, पानी यानी H2O। तो अगर आपसे बर्फ़ के बारे में सवाल पूछ लेते हैं कि बर्फ़ जो है उसकी उसकी अंदरूनी तवानाई कितनी होती है, तो याद रखो उसकी अंदरूनी तवानाई हो जाएगी 3RT। कोई भी सॉलिड जिस्म लो, सॉलिड जिस्म के लिए अंदरूनी तवानाई का फॉर्मूला रहेगा 3RT। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पर अंदरूनी तवानाई का ये जो आर्टिकल है, तो ये अच्छी तरह से जो है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आज के सेकंड टॉपिक पर चलते हैं। अपना आज का सेकंड टॉपिक है कि हर हरकियात का जो पहला कानून है वो क्या होता है और उसकी वजाहत करना है। आप देखिए, हर हरकियात का पहला कानून कोई नई चीज़ नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मतलब बकाए तवानाई का जो कानून होता है, तो उसी को हम हर हरकियात का पहला कानून कहेंगे। ओके, तो तवानाई की बका का कानून या बकाए तवानाई का जो कानून है, वो हर हरकियात का पहला कानून होता है। और अब बकाए तवानाई का कानून क्या है, तो आपको पता है कि तवानाई ना तो पैदा की जा सकती, ना तो तवानाई को फना किया जा सकता है, बल्कि तवानाई को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं हर हरकियात का पहला कानून। अब यहाँ पर हर हरकियात के इस पहले कानून को हम मैथमेटिकल फॉर्म में उसको बयान करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म में बयान करने का मतलब ये रहेगा कि अगर आपने यहाँ अब उसका बयान दिया हुआ है, रेड कलर से इसका स्टेटमेंट है, ये भी हर हरकियात का जो पहला कानून है उसी का रियल स्टेटमेंट है। ये इस तरह से है कि जब किसी हर हरकियाती निज़ाम को तपिश यानी हीट एनर्जी या हरारती तवानाई दी जाती है, तब उसमें दो तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। नंबर 1, निज़ाम के अंदरूनी तवानाई में इजाफा होता है, और नंबर 2, निज़ाम के ज़रिए किया गया बैरूनी काम होता है। ओके, अब इस चीज़ को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए तो हम इसको ये ऐसा लिख सकते हैं। आप देखिए, Q = U + डेल्टा W। मतलब Q जो है ये हरारती तवानाई है जो दी जा रही है, U अंदरूनी तवानाई है, और डेल्टा W जो है ये बैरूनी काम में होने वाली तब्दीली है। या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, Q = डेल्टा U + W। इसका मतलब ये रहेगा कि दी जाने वाली हरारती तवानाई के ज़रिए अंदरूनी तवानाई में तब्दीली हुई डेल्टा U, और उसने कुछ बैरूनी काम किया W। ओके, किसी भी रूप में इसको लिख सकते हैं। इवन हम दोनों U और W दोनों के साथ डेल्टा जो है वो लगा सकते हैं। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, Q = डेल्टा U + डेल्टा W। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ओके, चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पर एक तजुर्बा जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। आप देखो, एक मिसाली एक गैस ली गई यहाँ पर, जिसका पहले हजम जो है वो V1 था, और इस गैस को यहाँ इनक्लोज करने के लिए, बंद रखने के, इस पर्टिकुलर गैस जार में या इस बर्तन में इसको बंद रखने के लिए यहाँ पर ये एक पिस्टन जो है वो लगा हुआ है। पिस्टन जो है इसे उर्दू में फिशारा कहते हैं। ओके,
तो ये जो पिस्टन है ये पहले इस जगह पर था, यानी ये जो डैश वाली लाइन है ना, यहाँ पर ये पिस्टन पहले था। फिर अचानक हमने क्या किया कि इस गैस को गर्म किए। आप देखो ये रेड कलर से जो दिया जा रहा है यहाँ पे, तो ये हरारती तवानाई है। मतलब ये हमने इसको क्या किए, यहाँ पर हरारती तवानाई दिए। जब इसको हरारती तवानाई देंगे तो ये गैस फैलेगी, इसका हजम बढ़ेगा। तो इसका पहले हजम V1 था, बाद में फैल कर इसका हजम V2 हो गया। तो जब ये गैस फैली तो फैलने की वजह से, यानी गैस के इस एक्सपांशन या फैलाव की वजह से पिस्टन को ऊपर उठना पड़ा। पिस्टन का जो ऊपर उठना है, मतलब यहाँ पर ये जो चीज़ आप देख रहे हो, एक्चुअली इसी को हम बोलेंगे वर्क डन, यानी किया गया काम। ओके, चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह से करेंगे। क्यू हरारती तवानाई हमने इसको दिए, जिसकी वजह से इसकी अंदरूनी तवानाई में इजाफा हुआ, मतलब टेम्परेचर बढ़ा इसका, और पिस्टन ऊपर उठा, यानी बैरूनी काम हुआ, यानी हजम में इजाफा हुआ। तो इसीलिए हर हरकियात का जो पहला कानून है उसके मुताबिक हम इसको लिखेंगे Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आपको पता है कि प्रेशर किसे कहते हैं, दबाव। आपको मालूम है दबाव का मतलब क्या होता है, कुव्वत बटे रकबा, या इकाई रकबे पर अमल करने वाली कुव्वत। ओके, इसको दबाव कहेंगे। तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। अब आप ए को इधर बाजू में भेज दो तो आपको मिलेगा एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए। प्रेशर और एरिया, यानी दबाव और रकबा, इन दोनों का जो हासिल ज़रब है वो हमेशा अमल करने वाली कुव्वत के बराबर हो जाएगा। अब आप ऐसा इमेजिन करो कि वो जो पिस्टन है, वो पिस्टन डी एक्स बुलंदी तक ऊपर हटा, यानी उसका जो हटाव है वो डी एक्स है। तो अब डी एक्स से जब आपको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको काम मिल जाएगा। मतलब काम की जो तारीफ है वो क्या है, कुव्वत और हटाव का हासिल है ज़रा, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स एफ होगा और डिस्प्लेसमेंट जो है, पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी एक्स है। तो इसलिए यहाँ पर वर्क डन के लिए फॉर्मूला आपको मिलेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। अब इसमें आप क्या करो, एफ की ऊपर वाली कीमत ला के रख दो। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था एफ का मतलब था पी इंटू ए, वो चीज़ यहाँ ला के रख देंगे। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया पी इंटू ए इंटू डी एक्स। ओके, अब एक चीज़ पे गौर करो, यहाँ पर हमको ये चीज़ नज़र आ रही है ए इंटू डी एक्स। ए का मतलब है एरिया रकबा, और डी एक्स का मतलब है बुलंदी। अब एरिया इंटू हाइट, ये चीज़ होती है वॉल्यूम, यानी हजम, बराबर है। अब देखो हजम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसमें से लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी एरिया, तो ए इंटू एच, ये वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, ये आप याद रखो, एरिया इंटू एच हमेशा वॉल्यूम होता है, हजम होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाली जो चीज़ है ए इंटू डी एक्स, इसको हटाकर हम डी वी ले सकते हैं, यानी चेंज इन वॉल्यूम या हजम में तब्दीली। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हमने लिया कि इसमें गैस के ज़रिए फैलने वाला जो हजम है वो हम डी वी ले लेंगे। तो डी डब्ल्यू की कीमत आ जाएगी पी इंटू डी वी। अब ये जो हमको डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी वी जो मिली है, एक्चुअली ये किया जाने वाला छोटा सा काम है। अगर हमको मजमूई काम चाहिए तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी। अब इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वॉल्यूम के लिए, वो लोअर लिमिट V1 रहेगी और अपर लिमिट V2 रहेगी, क्योंकि वो पहले उसका हजम, उस गैस का हजम V1 था, बाद में उस गैस का हजम V2 हो गया, तो V1 से लेकर V2 तक। अब P को बाहर कर दो। जब आप P कांस्टेंट है तो उसको जब बाहर कर दोगे तो W इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ इंटीग्रेशन ये जो आप देख रहे हो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इसको W लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर इसको W ले लिया, P को बाहर करे तो W इज इक्वल टू आ गया P इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 dV। अब इंटीग्रेशन dV का आंसर हो जाएगा V, बराबर है। तो जब आप उसको V ले लोगे और फिर लोअर और अपर लिमिट रखेंगे, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस करके लोअर लिमिट। तो इस तरह से आपको एक बहुत ही शानदार इक्वेशन मिलेगी, W इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में V2 माइनस V1। आप याद रखो, अगर हजम चेंज होता है, अगर किसी गैस का हजम चेंज होता है, मतलब उसमें तब्दीली होती है, तो किया जाने वाला काम का जो फॉर्मूला है वो इतना रहेगा, W इज इक्वल टू पी V2 माइनस V1। देखो मैं इस फॉर्मूले पर से आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। आप ऐसा इमेजिन करो कि एक गैस का हजम पहले V1 था, बाद में फैल कर वो V2 हो गया। बाद वाला हजम V2 है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि V1 इज लेस देन V2,
यानी मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था गैस का फैलना। अगर गैस का एक्सपांशन होता है, अगर गैस फैल जाती है तो उसका बाद वाला हजम ज़्यादा रहेगा पहले वाले हजम से। अगर ऐसा है तो ये जो V2 है ये बड़ा होगा और ये V1 कम होगा। बड़े नंबर में से छोटा नंबर जब आप माइनस करोगे तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा। मतलब यहाँ जो काम आपको मिलेगा वो पॉजिटिव काम मिलेगा। तो एक चीज़ जो हमको यहाँ समझ में आ रही वो ये है कि अगर किसी गैस का एक्सपांशन होता है, अगर किसी गैस का फैलाव होता है तो उसके ज़रिए जो किया जाने वाला जो काम है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जब गैस फैलती है, उसका एक्सपांशन होता है, तो उसका किया गया काम जो है वो पॉजिटिव रहेगा। याद रखो, गैस के ज़रिए किया जाने वाला जो काम है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, उसको मुस्बित काम कहते हैं। मुस्बित काम का मतलब है किसी गैस के ज़रिए किया जाने वाला काम। ओके, और ये कब होगा? जब गैस कम हजम से ज़्यादा हजम की तरफ फैलेगी। अब इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा ये है कि मान लो कोई गैस को के ऊपर काम किया जाए, मतलब उसको सुकेड़ दिया जाए। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब V1 ज़्यादा रहेगा और V2 जो है वो कम रहेगा। यानी V2 इज़ लेस देन V1 या V2 इज़ ग्रेटर देन V2, V1 इज़ ग्रेटर देन V2। यानी पहले गैस का हजम ज़्यादा था, बाद में वो सुकड़ गई और उसका हजम जो है वो कम हो गया। अगर ऐसा होता है तो इस सूरत में V2 छोटा रहेगा और V1 बड़ा। और जब आप छोटे में से बड़े नंबर को माइनस करोगे तो आंसर निगेटिव आएगा। मतलब ये जो W है ये निगेटिव हो जाएगा, यानी काम निगेटिव आएगा। इसको हम बोलते हैं निगेटिव वर्क या मनफी काम। और मनफी काम कब होता है? यानी मनफी काम किसको बोलेंगे? तो ये वो काम होगा जो गैस जो किसी सिस्टम पर किया जाएगा। तो आप याद रखो, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। दोनों कंसेप्ट आप याद रखेंगे। अगर गैस फैलती है तो गैस के जरिए काम होगा, और गैस के जरिए काम होना, जो काम गैस के जरिए जो काम होता है वो पॉजिटिव काम होता है, मुस्बित काम होता है। दूसरी चीज, अगर कोई गैस सुकड़ती है तो गैस पर काम होता है, यानी उस निज़ाम पर काम होता है। निज़ाम पर किया जाने वाला जो काम है वो हमेशा निगेटिव होता है, उसे मनफी काम कहेंगे। ओके, तो ये था यहाँ पर काम का कंसेप्ट। अब हमको ये देखना है कि अंदरूनी तवानाई और काम के दरमियान क्या ताल्लुक होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि मान लो एक गैस जो है उसके ज़रिए कुछ बैरूनी काम जो है वो वाक़ई नहीं हुआ। मतलब आपने क्या किए कि वो जो पिस्टन था उसको फिक्स कर दिए और गैस को फैलने का मौका ही नहीं दिए। अगर आप गैस को फैलने का मौका ही नहीं देंगे तो ये जो डेल्टा W है ये ज़ीरो हो जाएगा। और अगर ये ज़ीरो हो गया तो डेफिनेटली हरकियात के कानून के मुताबिक Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा U। अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आई हो तो देखो मैं आपको ये डबल से एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। आपको मालूम है Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब यहाँ हम फर्ज कर रहे हैं कि मान लो काम हुआ ही नहीं, यानी बैरूनी काम मान लो नहीं हुआ। अगर बैरूनी काम नहीं हुआ तो ये जो डेल्टा W है इसकी कीमत ज़ीरो लेना पड़ेगा। काम हुआ ही नहीं तो काम कितना होगा? ज़ीरो। अगर आपने डेल्टा W ज़ीरो ले लिया तो बचा हुआ जो इक्वेशन है, बची हुई इक्वेशन कौन सी बची हुई है? तो ये वाली इक्वेशन बची हुई है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U। तो वही चीज़ यहाँ पर इस जगह पर दी गई है कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q। ओके, तो क्या चीज़ नज़र आ रही है? अगर निज़ाम को दी गई तपिश के ज़रिए कोई बैरूनी काम यानी फैलाव वाक़ई ना हो, तब मुकम्मल तपिश से उस निज़ाम का दर्जे हरारत बढ़ने लगता है। मतलब पूरी की पूरी जो हरारत आप देंगे उसके ज़रिए क्या होगा? उसकी अंदरूनी तवानाई बढ़ेगी, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q। इसके बरक्स यानी इसका उल्टा, अगर किसी निज़ाम को तपिश नहीं दी गई हो लेकिन फिर भी वो बैरूनी काम के दौरान अपना हजम बढ़ाती हो तो उसकी अंदरूनी तवानाई का उसके फैलाव में इस्तेमाल होने लगता है। इस तरह से उसकी अंदरूनी तवानाई कम होने लगती है। तो इससे एक चीज़ साबित हो रही है कि कि अंदरूनी तवानाई जो है, अंदरूनी तवानाई और बैरूनी काम ये एक दूसरे के मनाफी हैं। मतलब अगर अंदरूनी तवानाई होगी, अगर अंदरूनी तवानाई बढ़ती है तो ऑटोमेटिक बैरूनी काम जो है वो क्या होगा? कम होगा। और या बैरूनी काम अगर बढ़ा तो अंदरूनी तवानाई कम होगी। तो इसलिए इनका रिलेशन जो है वो उल्टा है, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। मतलब अंदरूनी तवानाई हमेशा किए गए काम के मनाफी होती है, उसके निगेटिव होती है। ये माइनस साइन आएगा दोनों के दरमियान।
ओके। यहाँ पर अब हम हर हरकियात का जो कानून है उसको एक और शक्ल में भी बयान कर सकते हैं, और वो शक्ल आपके सामने है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, या फिर क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये हो गया अंदरूनी तवानाई और किए जाने वाले काम के दरमियान का ताल्लुक। अब यहाँ हम एक और पॉइंट लेंगे। हर हरकियात के पहले कानून में इस्तेमाल होने वाली तीनों तबई मिकदारें यानी डेल्टा यू, क्यू और डब्ल्यू मुस्बित, मनफी या सिफर हो सकते हैं। यानी अंदरूनी तवानाई, क्यू और डब्ल्यू, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तीनों निगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, पहला केस, मान लो अंदरूनी तवानाई को पॉजिटिव लेना है, मुस्बित लेना है, तो ये मुस्बित कब लोगे, किस सेंस में लेंगे? देखिए, उसकी एक एग्जांपल यहाँ दी गई है। मान लो किसी निज़ाम को आपने 200 जूल एनर्जी दी है, हीट एनर्जी दी है, Q इज इक्वल टू 200 जूल, और इसने 100 जूल बैरूनी काम किया। ओके, 200 जूल एनर्जी दी है और इसने 100 जूल एनर्जी से इसने बैरूनी काम किया, तो इसकी अंदरूनी तवानाई क्या होगी? तो इसकी अंदरूनी तवानाई होगी Q माइनस डब्ल्यू। अब Q है 200, W है 100, 200 में से 100 माइनस करें तो आंसर कितना आया? पॉजिटिव 100 जूल। इसका मतलब डेल्टा यू की जो कीमत है वो पॉजिटिव आ गई। तो ये वाला केस होता है जिसमें अंदरूनी तवानाई मुस्बित होती है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं सेकंड केस, अंदरूनी तवानाई का मनफी होना। अब यहाँ पर आप ऐसा इमेजिन करो कि एक सिस्टम आपके पास है और इस सिस्टम से 200 जूल एनर्जी निकाली गई। 200 जूल एनर्जी निकालने का मतलब यह है कि इसको आपने माइनस 200 जूल एनर्जी दिए। अब एनर्जी जब निकालेंगे तो वो सिस्टम सिकुड़ेगी, मतलब उसके जरिए उसके जरिए काम नहीं होगा बल्कि उसके ऊपर काम होगा। अब उस पर काम हुआ मतलब जो वर्क डन है वो निगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ जो वर्क डन है वो माइनस 100 जूल ले लिए। ओके, तो क्यू निगेटिव लिए, डब्ल्यू भी निगेटिव लिए। अब आप डेल्टा यू की इक्वेशन देखो, क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू की वैल्यू है -200 और उसमें से -100 को माइनस करो तो माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा। मतलब 100 पॉजिटिव और 200 निगेटिव, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -100। इसका मतलब डेल्टा यू इस केस के अंदर निगेटिव आ गया। तो मनफी तवानाई जो है, अंदरूनी तवानाई जो है वो मनफी भी हो सकती है अगर वो सिस्टम जो है वो सुकड़ता है तो। और अब एक और ख़ास बात, अंदरूनी तवानाई ज़ीरो भी हो सकती है। ये कैसे होगा? तो आप देखो, मान लो आपने एक सिस्टम लिए और उस सिस्टम में से 200 जूल एनर्जी जो है उसको निकाले। ओके, या उसको 200 जूल एनर्जी दिए, मगर साथ ही साथ उसके अंदर जो वर्क डन हुआ वो भी 200 जूल हो गया। जितनी एनर्जी आपने दिए थे वो पूरी की पूरी एनर्जी के जरिए, यानी पूरा का पूरा जो तपिश है, पूरी की पूरी जो हीट एनर्जी है वो काम में तब्दील हो गई। अगर ऐसा होता है तो फिर डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी? क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी 200 माइनस 200, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू आ गया 0। ओके, तो इस तरह से एक चीज़ साबित हो रही है कि अंदरूनी तवानाई जो है वो सिफर भी हो सकती है। तो ये था मामला यहाँ पर अंदरूनी तवानाई का। अब हम चलते हैं अपने आज के और एक टॉपिक पर, और वो है हर हरकियाती तवाज़ुन के बारे में, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हर हरकियाती तवाज़ुन जो है वो क्या होता है, आप इससे क्या समझते हैं, इसकी वजाहत कीजिए। इस तरह का सवाल आ सकता है। हर हरकियाती तवाज़ुन का मतलब रहेगा कि मान लो अगर आपके पास कोई हरकियाती निज़ाम है, कोई सिस्टम है, और वो जो निज़ाम है वो मेकानिकी तवाज़ुन में भी है, कीमियाई तवाज़ुन में भी है और हरारती तवाज़ुन में भी है। यानी उसके अंदर तीनों तवाज़ुन मौजूद हों, मेकानिकी तवाज़ुन, कीमियाई तवाज़ुन और हरारती तवाज़ुन। जब किसी निज़ाम में मेकानिकी तवाज़ुन, कीमियाई तवाज़ुन और हरारती तवाज़ुन तीनों पाए जाते हैं तो उस पर्टिकुलर हालत को हम ये बोलते हैं कि वो जो निज़ाम है, हरारकियाती निज़ाम, वो हरारकियाती तवाज़ुन में है, यानी वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। याद रखना, हर हरकियाती तवाज़ुन का मतलब होता है 3 अलग-अलग टाइप के तवाज़ुन का एक साथ पाया जाना। और वो 3 अलग-अलग टाइप के तवाज़ुन कौन से हैं? मेकानिकी तवाज़ुन, कीमियाई तवाज़ुन और हरारती तवाज़ुन। अब सवाल ये आता है कि ये मेकानिकी तवाज़ुन क्या होता है? तो मेकानिकी तवाज़ुन यानी मैकेनिकल तवाज़ुन, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये होगा
कि अगर कोई हरकियाती निज़ाम जो है उसमें का दबाव जो है वो तब्दील ना हो, यानी दबाव जो है वो तब्दील नहीं होना चाहिए, वो मुस्तकिल रहना चाहिए। अगर पूरे निज़ाम के दौरान अगर दबाव मुस्तकिल रहता है, दबाव का दूसरा नाम यहाँ पर कुव्वत भी है। ओके, तो अगर दबाव, लेकिन आप मोटे तौर पर ये दबाव की वजह से याद रखो कि अगर किसी हरकियाती निज़ाम का दबाव मुस्तकिल रहता है और वक्त के मुनासिबत से अगर वो तब्दील नहीं होता है, तो हम लोग ये कहेंगे कि वो जो निज़ाम है वो मेकानिकी तवाज़ुन में है। मेकानिकी तवाज़ुन का मतलब दबाव का मुस्तकिल होना है। ओके, अब कीमियाई तवाज़ुन। कीमियाई तवाज़ुन का मतलब होता है कि किसी हरकियाती निज़ाम के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कोई कीमियाई अमल उसमें नहीं होना चाहिए। ओके, अगर कोई केमिकल रिएक्शन उसके अंदर नहीं हो रही है और वो जो निज़ाम है वो कीमियाई तौर पर बस एक जैसी है, तो हम ये बोलेंगे कि वो कीमियाई तवाज़ुन में है। और हरारती तवाज़ुन किसको बोलेंगे? ये तो बहुत ही आसान सी बात है। हरारती तवाज़ुन यानी हरारत का मुस्तकिल हो जाना। ओके, तो अगर किसी गैस की का दर्जे हरारत जो है अगर वो मुस्तकिल रहता है या उसकी तफीश जो है वो मुस्तकिल रहती है, तो उसको हम बोलेंगे हरारती तवाज़ुन। ओके, तो इस तरीके से हरकियाती तवाज़ुन के अंदर ये तीन तरह के तवाज़ुन होंगे, मेकानिकी तवाज़ुन, कीमियाई तवाज़ुन और हरारती तवाज़ुन। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं और एक टॉपिक पर, और वो है कि हरकियाती मुतग़य्यरात क्या होते हैं, उनकी वजाहत करना है या हालत की मसावत बयान करना है। ओके, हरकियाती मुतग़य्यरात यानी वेरिएबल्स, तो थर्मोडायनामिकल वेरिएबल ये कौन होते हैं? तो याद रखो, प्रेशर, हजम, टेम्परेचर, एनर्जी, नंबर ऑफ मोल, ये तमाम जो लोग हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हरकियाती मुतग़य्यर। ओके, हरकियाती निज़ाम का मुताला करने के लिए जिन अवामिल, जिन फैक्टर्स का मुताला या पैमाइश की जाती है, उन्हें हरकियाती मुतग़य्यरात कहते हैं। और ये कौन लोग हैं? तो ये कोई नए लोग नहीं है, ये वही लोग हैं जिनको हम बार बार स्टडी करते हैं, यानी दबाव, प्रेशर, हजम यानी वॉल्यूम, दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर, तवानाई यानी एनर्जी, निज़ाम की कमियत यानी मास, मोल की तादाद वगैरह वगैरह, ये सब के सब हरकियाती मुतग़य्यरात हैं। अब सवाल ये आएगा कि हालत की मसावत यानी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? तो आप याद रखो, इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब रहेगा हरकियाती मुतग़य्यरात के दरमियान जो ताल्लुक रहेगा, उस ताल्लुक को बोलते हैं हर हालत की मसावत। देखिए उसकी डेफिनेशन क्या होंगी। अगर कोई हर निज़ाम हरकियाती तवाज़ुन की हालत में हो, तब उस हरकियाती निज़ाम के हरकियाती मुतग़य्यरात के दरमियान जो हिसाबी ताल्लुक यानी मैथमेटिकल रिलेशन पाया जाता है, उसे हालत की मसावत कहते हैं। देखिए ये थोड़ा सा मतलब टेक्निकल अंदाज में दिया गया है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि हरकियाती मुतग़य्यरात के दरमियान जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, जो मसावत पाई जाती है, लेकिन कब? तवाज़ुन की हालत में, उसे इक्वेशन ऑफ स्टेट या हालत की मसावत कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, एक मिसाली गैस की जो मसावत है, आपको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, एन जो है नंबर ऑफ मोल है, तो एन मोल के लिए अगर किसी गैस की स्टडी करना हो तो उसकी मसावत होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये जो है ये हालत की मसावत है जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर आप एक ख़ास बात याद रखो कि इस पर्टिकुलर मसावत के अंदर जो वेरिएबल हैं, एक पी है, एक वी है और एक टी है। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हम पी और वी के दरमियान ग्राफ बनाएंगे, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाएंगे। जो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान हम ग्राफ बनाते हैं उसको पीवी डायग्राम कहते हैं। ओके, पीवी तरसीम या पीवी डायग्राम। तो उसका तरसीमी इजहार अगर करेंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। आप देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर आपको क्लियर कट समझ में आएगा। इसमें हमने जो एक्स महवर है इसके ऊपर हमने वॉल्यूम ले लिए यानी हजम लिए। ओके, और जो वाई महवर है हमने इसके ऊपर प्रेशर यानी दबाव ले लिए। तो एक तरफ दबाव और एक तरफ हजम। ये जो तरसीम आप देख रहे हो इसको बोलते हैं पीवी डायग्राम। और पीवी डायग्राम के अंदर क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ में माकूस तनासुब में होते हैं, इसलिए उनका जो ग्राफ बनेगा तो वो ये ऐसा बनेगा, इस अंदाज में। मतलब वो लीनियरली कम नहीं होंगे, बल्कि वो ये इस तरह से कम होंगे, एक्सपोनेंशियल अंदाज में या
पैराबोलिक, एक्सपोनेंशियल तो नहीं बोलेंगे इसको, पैराबोलिक अंदाज में वो कम होते जाएंगे। ओके, आइए इस तरसीम की हम स्टडी करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि एक गैस जो है वो उसकी इब्तदाई हालत ए है। अब इब्तदाई हालत ए है कि इसका मतलब ये रहेगा कि उस वक्त उसका हजम V1 है और उसका प्रेशर जो है वो P1 है, उसका दबाव जो है वो P1 है। और सपोज करो कि वो तब्दील होकर बी स्टेट में चली जाती है, यानी उसकी फाइनल स्टेट जो है वो बी है। ओके, बी हालत में उसका हजम V2 है और उसका जो दबाव है वो P2 है। हजम V2 और दबाव P2 है। ओके, ये इस तरसीम का यहाँ पर मतलब है। इसको हम लोग दबाव हजम खाका या पीवी डायग्राम कहेंगे। ये जो डायग्राम यहाँ पर नजर आया, यहाँ पर और एक बात याद रखो कि ये जो रास्ता नजर आ रहा है ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक जो मुनहनी नजर आ रही है, जो कर्व हमको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं हम तपीशी मुनहनी या हम हरारती मुनहनी। इसको आइसोथर्म कहा जाएगा, यानी थर्मोडायनामिक्स की जबान में इसको आइसोथर्म कहते हैं। ओके, तो ये था इस इक्वेशन ऑफ स्टेट का तरसीमी इजहार और पीवी डायग्राम के ताल्लुक से एक उसका इंट्रोडक्शन। ओके, तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है और वो ये है कि ये पीवी डायग्राम क्या होता है और उसकी अलग अलग मिसालें दीजिए। तो पीवी खाका या पीवी डायग्राम यानी दबाव हजम खाका जो है वो क्या होगा, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। किसी भी हरकियाती निज़ाम की हालत की मसावत के तरसीमी इजहार को, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसको हम लोग बोलते हैं पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम या प्रेशर वॉल्यूम यानी दबाव हजम खाका। ओके, अब हरकियाती निज़ाम में हजम की तब्दीली की वजह से जो काम वाक़ होता है, अभी हमने उसका फॉर्मूला देखा था। उसका फॉर्मूला था dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 P dV। P कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन V1 से V2 तक आ जाएगा, dw इज इक्वल टू। और अब एक काम करते हैं, यहाँ V1 हरकियाती निज़ाम का इब्तिदाई हजम है और V2 इंतहाई हजम। अब अगर हमने यहाँ पर अलग अलग जब हम पीवी डायग्राम बनाएंगे तो आप देखो, पहला जो खाका यहाँ पर बनेगा, चार डायग्राम आपको एक साथ नजर आ रहे हैं। आप देखो, पहले वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जो निज़ाम है वो 1 से 2 की तरफ जा रहा है। दूसरे वाला जो निज़ाम है उसमें भी 1 से 2 की तरफ जा रहा है, लेकिन रास्ता बदल गया है। तीसरी डायग्राम के अंदर 1 से 2 की तरफ जा रहा है, लेकिन एकदम एक्स महवर से मुतवाजी। और आखिरी वाली डायग्राम के अंदर 1 से 2 की तरफ जा रहा है, फिर से एक्स महवर से मुतवाजी। ओके, तो ये चार अलग अलग डायग्राम यहाँ पर दिए गए हैं। अब इनका मतलब क्या होगा, तो देखिए, पहले वाला जो मतलब है, पहला पीवी डायग्राम देखो। पहले वाला जो पीवी डायग्राम है, इसके अंदर आप जैसा देख रहे हो कि प्रेशर बड़ा है P1 और सेकंड कंडीशन का प्रेशर P2 जो है वो छोटा है, और हजम पहले V1 है, बाद में हजम V2 है, तो हजम जो है वो बढ़ गया है। ओके, प्रेशर जो है वो कम हुआ लेकिन हजम बढ़ गया। पहले देखो, इसको बहुत क्लियरली समझ लो एक बार। जब हम किसी गैस के बारे में हम अगर ये बोलते हैं कि वो पहले 1 हालत में है और बाद में 2 हालत में, तो 1 हालत में उसका हजम जो है वो V1 है जो कि कम है। ये V1 जो है ये क्या है, छोटा हजम, बराबर है। और V2 जो है ये बड़ा हजम है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना महवर के ऊपर V2 आगे है, तो ये जो V2 है ये बड़ा हजम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो V1 से V2 की तरफ गया तो छोटे हजम से बड़े हजम की तरफ गया है। इसका मतलब जो हजम है उसमें इजाफा जो है वो पॉजिटिव हुआ, तो हम ये बोलेंगे कि डेल्टा V जो है वो पॉजिटिव है। ओके, ये हुआ यहाँ पर पहले वाला, मतलब पहला तरीका। ओके, वर्क डन जो है वो जो एरिया जो हमको यहाँ पर मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। अब सेकंड केस देखो आप लोग। सेकंड केस के अंदर इब्तदाई जो हालत है गैस की वो ये वाली है, जिसमें उसका हजम V1 है जो कि बड़ा है, और उसकी इंतहाई हालत जो है वो 2 है, जिसमें उसका हजम V2 है जो कि छोटा है। तो इब्तदाई हजम V1 और इंतहाई हजम V2, पहले वाला हजम बड़ा, बाद वाला हजम कम, छोटा। इसका मतलब यहाँ जो dV जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा, वो लेस देन जीरो आएगा, बराबर है। तो dV इज लेस देन जीरो, यानी जो काम है वो यहाँ पर निगेटिव सेंस में आएगा। ओके, अब ये वाला केस देखो। ये केस के अंदर पहले गैस यहाँ पर है, बाद में गैस यहाँ पहुँच गई,
1 वाली हालत के अंदर हजम V1 है जो कि छोटा है, 2 वाली हालत में गैस का हजम V2 है जो कि बड़ा है, और बड़े हजम में से जब आप छोटा हजम माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इस जगह पर जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। और आखिरी वाली हालत देखो, पहले वाली गैस यहाँ पर है, बाद में गैस यहाँ आ गई। पहले गैस का हजम V1 है जो कि बड़ा है, बाद में गैस का हजम V2 है जो कि छोटा है, और जब आप छोटे हजम में से बड़ा हजम माइनस करेंगे आंसर निगेटिव आएगा। ओके, तो ये था, यानी इस तरीके से हम 4 अलग अलग हालतों के अंदर पीवी डायग्राम का जो है वो मुताला कर सकते हैं। और इस पीवी डायग्राम के ज़रिए हमको एक चीज़ समझ में आती है कि जो मुनहनी जो मिलती है पीवी डायग्राम के अंदर, जो मुनहनी जो कर्व जो होता है उसके नीचे का जो रकबा है, एरिया अंडर द कर्व, यानी मुनहनी के नीचे का जो रकबा है तो वो किए गए काम को जाहिर करेगा, यानी वो वर्क डन को जाहिर करता है कि वर्क डन जो है वो कितना हुआ किस पर्टिकुलर केस के अंदर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर पीवी डायग्राम और उसके अलग अलग मीनिंग जो है वो हमने देखे। आज का लेक्चर जो है वो अब यहाँ पर हमने आज काफ़ी सारे टॉपिक जो है वो कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए अब हम आज के इस लेक्चर को यहाँ पे रोक देते हैं।